नमस्कार, मैं हूं दया आई24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बने हैं। राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे जवान आया है। भारत को फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मेटल देगा चीन। इसके साथ ही मोदी ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु से पूछा, होमवर्क पूरा किया। पाकिस्तान हॉकी एशिया कप से हटा है। ट्रेन सफर में ज्यादा सामान पर अब 6 गुना जुर्माना लगेगा। T20 विश्व एशिया कप के लिए नामों का ऐलान हो गया और इसके साथ ही 3 इडियट्स में प्रोफेसर बने अच्युत पोतदार का निधन हो गया है। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें डूबी हैं, घर दुकानों में पानी भरा है। राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो इंडिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। दोनों 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ की 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब कभी लोकतंत्र और संविधान खतरे में आता है, विपक्ष उसे बचाने के लिए एकजुट हो जाता है। INDIA दलों ने एक साझा उम्मीदवार रखने का फैसला किया है। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। मुझे खुशी है कि सभी विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी हमारे फैसले से सहमत है और जल्द ही वह अपने समर्थन की घोषणा करेगी। तो बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं और एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से उनका मुकाबला है। तो खड़गे ने कहा है कि संविधान बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। तो INDIA ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से। दोनों 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफे देने की वजह से हो रहा है। बिहार के नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी आ गया। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने खींचकर पुलिसकर्मी को बाहर निकाला। राहुल गांधी ने भी उनका हालचाल पूछा। वोटर लिस्ट रिवीजन SIR के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी गयाजी से नवादा पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर आपसे वोट छीन रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाइए और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा नवादा के ITI कॉलेज कैंपस में रुकी है। लंच के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं ने हिसुआ पुलिस थाने से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। राहुल ने गाड़ी रुकवाकर उन्हें थम्स अप किया, फिर फ्लाइंग किस देकर मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बिहार में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं
तो नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी आ गया। इसके बाद वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस जवान को बाहर निकाला। राहुल गांधी ने भी पुलिस जवान का हालचाल पूछा। बता दें कि वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी गयाजी से नवादा पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर आपसे वोट छीन रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाई है और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री। बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा नवादा के ITI कॉलेज कैंपस में रुकी है और लंच के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और तमाम विरोध कर रहे नेताओं को थम्स अप किया और फ्लाइंग किस देकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तो चीन भारत को खाद्य, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आश्वासन दिया है कि इन जरूरतों को चीन पूरा करेगा। वांग ही 18 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने सोमवार को जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने और सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वांग ही ने कहा कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन जो सबसे बड़े विकासशील देश हैं और जिनकी आबादी मिलकर 2.8 अरब से ज़्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वांगी ने 19 अगस्त को भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर भी बात की। वांगी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वे दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थी। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात का जिक्र भी किया। चीनी विदेश मंत्री ने इस मुलाकात को द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा तय करने वाली और सीमा विवाद को सुलझाने में नया जोश देने वाली बताया। बता दें कि भारत को चीन फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई करेगा और जुलाई में इनका निर्यात बैन किया गया था। तो दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री ने सहयोग का भरोसा जताया है। तो चीन भारत को खाद्य, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आश्वासन दिया है कि इन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। वांग यी 18 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने सोमवार को जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने और सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक वांग यी ने कहा कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन जो सबसे बड़े विकासशील देश हैं और जिनकी आबादी मिलकर 2.8 अरब से ज़्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वांग यी ने 19 अगस्त को भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर बात की। वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वे दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थी। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात का जिक्र भी किया। चीनी विदेश मंत्री ने इस मुलाकात को द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा तय करने वाली और सीमा विवाद को सुलझाने में एक नया जोश वाली बताया। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाए और गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी भी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने लगभग 8 मिनट तक शुभांशु का इंटरव्यू लिया। अंतरिक्ष मिशन, होमवर्क प्रोजेक्ट, माइक्रो ग्रेविटी एक्सपीरियंस और गगनयान कार्यक्रम को लेकर विस्तार से बातचीत की। पीएम मोदी ने शुभांशु से पूछा कि आपको जो होमवर्क दिया था मैंने, उसका क्या हुआ। शुभांशु ने उनके सवालों के जवाब दिए। मोदी ने कहा कि देश को अब 40 से 50 एस्ट्रोनॉट्स तैयार करने होंगे। पीएम ने पूछा कि होमवर्क क्या क्या हुआ, तो
पीएम मोदी ने मजाक के अंदाज में पूछा, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसका क्या हुआ? शुभांशु ने हंसते हुए जवाब दिया, सर आपका उसका जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। मिशन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन असल काम अब शुरू हुआ है। आपके कहे अनुसार हम इसे नए ज्ञान और अनुभव में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगाकर पीठ थपथपाते उन्हें शाबाशी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने लगभग 8 मिनट तक शुभांशु का इंटरव्यू लिया। अंतरिक्ष मिशन, होमवर्क प्रोजेक्ट, माइक्रो ग्रेविटी एक्सपीरियंस और गगनयान कार्यक्रम को लेकर विस्तार से बातचीत की। पीएम मोदी ने शुभांशु से पूछा कि मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका क्या हुआ? शुभांशु ने उनके सवालों के जवाब दिए और मोदी ने कहा कि देश को अब 40 से 50 एस्ट्रोनॉट तैयार करने होंगे। पीएम ने पूछा कि होमवर्क का क्या हुआ, तो पीएम मोदी ने मजाक के अंदाज में पूछा कि जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसका क्या हुआ? शुभांशु ने हंसते हुए जवाब दिया, सर उसका बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। मिशन भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन असल काम अब शुरू हुआ है। आपके कहने अनुसार हमें नए ज्ञान और अनुभव में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की, बातचीत की और उनके जो अनुभव थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। बता दें कि भविष्य में भारत कई अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का जो अनुभव है वो देश के काम आएगा और पीएम मोदी ने उनसे तमाम जानकारियां प्राप्त की कि किस प्रकार भारत को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किस प्रकार से भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की और सारे सवालों के जवाब शुभांशु ने दिए। पाकिस्तान 29 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से अधिकृत रूप से हट गया है। इतना ही नहीं, ओमान ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे बांग्लादेश और कजाकिस्तान को मौका दिया गया था। वहीं हॉकी इंडिया के एक सूत्र ने बताया कि मंगलवार सुबह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारत आने से अधिकृत तौर पर इनकार कर दिया है। ओमान की टीम भी हट गई है। ऐसे में बांग्लादेश और कजाकिस्तान को ड्रॉ में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट से हटने की बातें कही जा रही थी। 1 महीने पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा दिया था। तो एशिया कप जीतने वाली टीम को वर्ल्ड कप का टिकट, एशिया कप से हटने के साथ ही पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का एक मौका गंवा दिया है। दरअसल एशिया कप जीतने वाली टीम को वर्ल्ड कप का टिकट मिलता है। हॉकी का अगला वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। एशिया कप का गौरवशाली इतिहास। बता दें कि एशिया कप हॉकी की शुरुआत 1982 में पाकिस्तान के कराची में हुई थी। तब से लेकर अब तक यह टूर्नामेंट एशियाई हॉकी का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन बना हुआ है और इसके इतिहास में सबसे सफल टीम दक्षिण कोरिया रही है, जिसने 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो बता दें कि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से पाकिस्तान हट गया है। बता दें कि अधिकृत रूप से पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके साथ ही ओमान ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे बांग्लादेश और कजाकिस्तान को मौका दिया गया था। तो मंगलवार सुबह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारत आने से अधिकृत तौर पर इनकार कर दिया है। ओमान की टीम भी हट गई। ऐसे में बांग्लादेश और कजाकिस्तान को ड्रॉ में शामिल कर दिया है। तो पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट से हटने की बातें कही जा रही थी। 1 महीने पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा दिया था। बता दें कि 29 अगस्त से 7 सितंबर हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन
किया जा रहा है, जो कि राजगीर बिहार में होगा। और मैच के लिए 2 पूल बनाए गए हैं, पूल ए और पूल बी। पूल ए में इंडिया, जापान, चाइना और कजाकिस्तान है। पूल बी के अंदर मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीस टेलपेई है। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके काम की। दरअसल ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों को अब अपने लगेज के वजन के साथ उसके साइज़ पर भी ध्यान देना होगा। अगर बैग हल्का है लेकिन बड़े साइज़ और ज़्यादा जगह घेरने वाला है तो टिकट के साथ आपको सामान की बुकिंग भी करानी होगी। और अगर आपने लगेज की प्री बुकिंग नहीं कराई है तो तय शुल्क से 6 गुना तक एक्स्ट्रा चार्ज और फाइन भी देना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने देश के सभी जोन में एंट्री और एग्जिट गेट पर वजन करने वाली मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये नया नियम कुछ बड़े स्टेशनों जैसे कानपुर सेंट्रल, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़, प्रयागराज जंक्शन और टुंड्रा स्टेशन पर लागू किया गया है। रेलवे धीरे धीरे से पूरे देश के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि कई यात्री ज़्यादा सामान लेकर चलते हैं। इसके साथ यात्रा कर रहे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। अब ऐसे में लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। T20 एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने टीम की घोषणा कर दी है। सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे तो वहीं शुभमन गिल उप कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रह चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार एशिया कप का आयोजन यूएई में किया जा रहा है, तो वहीं 10 सितंबर को भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत करेगा। भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम है। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मुकाबला खेलेंगी। भारत 10 सितंबर को यूएई के साथ मुकाबला करेगा, तो वहीं 14 को पाकिस्तान, 19 को ओमान के साथ मुकाबला होगा। तो T20 एशिया कप के लिए नामों का ऐलान हो गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने टीम की घोषणा की है। तो टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव जबकि उप कप्तान शुभमन गिल होंगे। तो 10 सितंबर को भारत का पहला मुकाबला होगा। थ्री इडियट्स, रंगीला इश्क, हम साथ साथ हैं, लगे रहो मुन्ना भाई और दबंग 2 जैसी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर अच्युत पोतदार का सोमवार को निधन हो गया। एक्टर 91 साल के थे। बता दें कि उनके निधन के कारण फिलहाल सामने नहीं आ सके। हालांकि बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी दिक्कतों के चलते कुछ समय पहले ही मुंबई के ठाणे स्थित हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उनका अंतिम संस्कार आज होगा। स्टार प्रभा चैनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से अच्युत पोतदार को श्रद्धांजलि दी गई है। 44 साल के एक्टिंग करियर में अच्युत पोतदार ने करीब 125 से ज़्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों, 95 टीवी शोज और 26 प्ले और 45 एड में काम किया है। तो बता दें कि इंडियन आर्मी के कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए थे। 22 अगस्त 1934 में जबलपुर मध्य प्रदेश में जन्मे अच्युत पंडित कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रीवा में प्रोफेसर बने थे। इसके बाद वो इंडियन आर्मी में शामिल हुए और 1967 में कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 25 सालों तक इंडियन ऑयल में बतौर एग्जीक्यूटिव नौकरी की और 1992 में रिटायर्ड हुए। इंडियन ऑयल में नौकरी करते हुए ही अच्युत ने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया। बेहतरीन अभिनय की बदौलत उन्हें पहले टीवी शोज और फिर हिंदी फिल्मों में काम मिलने लगा। विनोद चोपड़ा की लगभग हर फिल्म में अच्युत का होना लगभग तय माना जाता था। तो 3 इडियट्स में प्रोफेसर बने अच्युत पोतदार का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली।
महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार को तेज बारिश जारी है। पिछले 2 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जिलों के लिए बेहद अहम रहेंगे। इन जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट है। मुंबई में आज सुबह 4 बजे से 11 बजे तक औसतन 150 mm से अधिक बारिश हुई। कई इलाकों में पानी भरा है। मीठी नदी का जलस्तर 3.9 मीटर बढ़ने के कारण कुर्ला क्रांति नगर एरिया में से 350 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। शहर में आज भी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद हैं। बारिश के कारण 250 से ज़्यादा फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं। इसके साथ ही अंधेरी सबवे भी पानी के कारण आज बंद है। कई सारे अंडरब्रिज में 2 से 4 फीट तक पानी भरा है। इसके साथ मुंबई में लोकल ट्रेन सर्विस भी बारिश से प्रभावित है। आरफल लाइन का ट्रैक पानी में डूबा है। कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिसमें लोग रेलवे ट्रैक पर चलते नजर आ रहे हैं। नांदेड़ जिले में सोमवार रात मुजखेड़ उदगी रोड पर ऑटो कार बाढ़ में बह गए। 3 लोगों को बचाया गया, लेकिन 4 लोग लापता हैं। यहाँ बाढ़ग्रस्त गाँव से अब तक 290 से ज़्यादा लोगों को एसडीआरएफ और सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया है। वहीं गढ़चिरौली में 50 से ज़्यादा गांव का संपर्क कटा है। हिमाचल में बादल फटा है। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार रात 1 बजे बादल फटा। तेज बहाव में 3 दुकानें बह गईं। भूतनाथ के पास व्यास नदी के उफान पर होने के कारण सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ भी बता दें कि पुल तेज बहाव में बह गया है। तो देश भर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुंबई और हिमाचल प्रदेश से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर हादसे हुए हैं, जनहानि हुई है, कई लोग बहे हैं। लगातार सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए देश भर से जयपुर आए 48 फाइनलिस्ट के बीच मुकाबला हुआ। मणिका विश्वकर्मा अब 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के नोंथापुरी स्थित इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में होने वाली मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मणिका विश्वकर्मा ने कहा कि मैं अपने देश को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करने को लेकर उत्साहित हूँ। हमारे देश की संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत खास पल है। बता दें कि मणिका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा नेशनल अवार्डी आर्टिस्ट भी हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया के ऑनर निखिल आनंद ने कहा कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता है।